हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपर आर्टेक्स में। मैं हूं पवन पाल और लेकर आया हूं आपके लिए 12th क्लास के पॉलिटिकल सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने पहले के वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो सेक्शन में जाकर उन्हें देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को बिना किसी देरी के। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत यानी एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अब स्टूडेंट्स, चैप्टर के टाइटल से ही हमें हल्का सा अंदाज़ा लग जाता है कि क्या होगा इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर पता है कि शीत युद्ध के दौरान जब दो महाशक्तियाँ यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने आ गईं तो ऐसे में उन्होंने विश्व के और कई देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था, जिससे लगभग पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी, जिसके चलते ये कहा जाता था कि दुनिया अब दो ध्रुवों में बंट गई है, यानी बायोपोलैरिटी की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी। अब सेकंड चैप्टर में उसी बायोपोलैरिटी यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत होगा। मतलब साफ है कि इस चैप्टर में दो सुपर पावर कंट्रीज में से कोई एक सुपर पावर का एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जब हम चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं तभी हमें पता ये चलता है कि सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहे जाने वाले महाशक्ति 1991 तक खत्म हो जाती है। उसकी शक्ति अब नष्ट हो चुकी होती है। उसकी विचारधारा जिसको बनाने व बढ़ाने में 72 साल लगे थे, अमेरिका और उसकी विचारधारा के आगे घुटने टेक देती है और इसी तरह सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये पढ़ने और सुनने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम निकले, सोवियत संघ के बाद विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, सोवियत संघ के बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, मगर आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर बता देना संभव नहीं है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, देन मेरी वीडियो देखनी है ताकि पढ़ाई में कोई कमी ना हो सके। स्टूडेंट्स, वीडियो अभी बाकी है और इस वीडियो में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो बने रहिए इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर पहले आपने जिन क्वेश्चन को देखा उन सभी क्वेश्चन का एक फंडामेंटल पॉइंट है जिसे जाने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या है वो पॉइंट, चलिए देखते हैं। द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द सोवियत सिस्टम। सोवियत प्रणाली क्या थी। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर पिछले कई एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आए हैं जिसे अलग अलग ढंग से पूछा गया है, जैसे सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली की किन्हीं चार विशेषताओं का आकलन कीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली में 2013 में पूछा गया था। बात करते हैं इसके जैसा दूसरे क्वेश्चन की, वो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में सहायक किन्हीं 6 कारणों का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई ऑल इंडिया 2010 में पूछा गया था। स्टूडेंट्स, दोनों क्वेश्चन सेम हैं, बस पूछने का तरीका बदला है, तो ऐसे में हमारा आंसर भी सेम ही रहेगा। बस आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर यही पता करना होता है कि क्या पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे ये जान लेते हैं। पहले बात करते हैं सोवियत प्रणाली की, यानी कि सिस्टम की। तो इसका सिस्टम कुछ ऐसा था कि ये 1917 में
बोल्शेविक क्रांति, जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, के होने के बाद बना था। इसका संस्थापक व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है, जिन्होंने इस क्षेत्र के 14-15 गणराज्यों को मिला करके एक संघ बनाया था, जो कि यूएसएसआर के नाम से जाना गया। यानी सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हिंदी में कहें तो संयुक्त सोवियत समाजवादी गणराज्य कहा गया। जब बोल्शेविक क्रांति हुई तब इस क्रांति ने पूंजीवाद का विरोध व निजी संपत्ति का अंत करके समानता पर आधारित समाज की रचना करने पर बल दिया। इसमें एक ही दल का प्रभुत्व था, अन्य किसी राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी, तथा संसाधनों पर मालिकाना हक सरकार का था। इसी को सोवियत प्रणाली कहा गया। अगर बात करें इसकी विशेषताओं की तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है, सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, यानी कि इस देश में जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतरीन था। दूसरा है, सोवियत संघ के पास संसाधनों की विशाल मात्रा थी, जिसमें खनिज, तेल, लोहा, इस्पात आदि शामिल थे। इसका मतलब है कि इनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। ये देश जो है संसाधनों के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं था, ये आत्मनिर्भर था। इसके पास सभी तरीके की जरूरी संसाधनों की अच्छी खासी क्वांटिटी थी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत अच्छा था, जिसमें वह पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन किया करता था। यानी कि सोवियत संघ के पास उद्योग धंधे, इंडस्ट्री का जो भी सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। हर एक चीज़ ये अपने देश में तैयार कर लिया करते थे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सोवियत संघ में सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं प्राप्त थी। सरकार उन्हें ज़रूरत की सभी चीज़ें, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों व महिलाओं का विशेष देखभाल, शिक्षा तथा लोक कल्याण की अन्य सभी ज़रूरतों को किफ़ायती दर में उपलब्ध कराती थी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। सभी संसाधनों जैसे भूमि व उत्पादक वस्तुओं पर सरकार का स्वामित्व होता था। यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी, लैंड हो गए, आपके इंडस्ट्री एरिया हो गए, उन सभी पर सरकार का हक था। राज्य उस पर अपना जो है मालिकाना हक दिखाता था और उस पर काम किया करता था। पॉइंट नंबर 6 और आखिरी विशेषता जो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी नहीं थी, सभी को उनकी क्षमता अनुसार काम मिल जाता था। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। एग्ज़ाम में जब आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि सोवियत प्रणाली क्या थी और उसकी विशेषताओं का जिक्र कीजिए, तो आप इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स को डाल देना, और जो मैंने प्रणाली बताई थी स्टार्टिंग में, उस प्रणाली को भी आप एज इट इज़ कहीं पर लिख लेना और बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने आप को तैयार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपके काफ़ी काम आएगा। अब इस चैप्टर के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको अगले आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे। जो लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो किसी एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।